नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको समान ज्ञान के अंतर्गत यानी कि जो जीके का क्लास आपका होता है, उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कि भारत में यूरोप से आने वाली कंपनियों का आगमन किस तरीके से हुआ है। इनके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में भी आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन वही हैं जो आप लोगों के एग्जाम में इससे प्रीवियस आ चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। फोकस अपना सामने रखना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और क्लास को पूरा फोकस से देखना। अंत तक देखेंगे तो हर क्वेश्चन को और हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, उनके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो या रेलवे का हो या किसी और एग्जाम में जब देखते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन हैं। तो इनके बारे में आपको प्रॉपर पहले देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि समझ कर जब करेंगे तभी क्वेश्चन आपका सही होता है। आप देखते ही रॉन्ग कर देंगे तो वो सही नहीं होगा। इसलिए पहले आप उसको समझ लेना, उसके बाद ही आप उसको टिक करना चाहिए। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। फोकस सामने रखना, बहुत इजीली इन क्वेश्चन को कर पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको समझना होगा। तो इसमें मेंशन है कि पूछ रहा है आपसे कि समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो यूरोपीय थे वो कौन थे, यानी कि यूरोप से आने वाले समुद्र मार्ग से भारत से व्यापार करने वाला पहला कौन था। तो यहाँ पर मेंशन है, 4 ऑप्शन है। पहला पुर्तगाली है, दूसरा आपका डच है, तीसरा अंग्रेज है और फोर्थ आपके डेनिश है। तो यानी कि समुद्र मार्ग से सर्वप्रथम भारत से संबंध करने वाले यानी कि व्यापार को कौन थे। तो आपके जो पुर्तगाली हैं वो भारत से सर्वप्रथम समुद्र मार्ग से व्यापार स्थापित करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि पुर्तगाली जो थे वही भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की यानी कि भारत का समुद्री मार्ग की खोज करने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, बट इसकी जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे कि समुद्र मार्ग से भारत से सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो यूरोपीय कंपनी थी वो पुर्तगाली थे। तो भारत में तो पहले पुर्तगाली आते हैं और इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझने होंगे। तो अब उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले आने वाला जो था वो वास्को डिगामा था, और वास्को डिगामा जो आता है वो कब आता है, वो आता है 20 मई 1498 को। तो यानी कि वास्को डिगामा भारत में आने वाला पहला यूरोपीय था जो पुर्तगाल से आता है। और भारत में कब आता है, तो 20 मई 1498 को आता है पहली बार। और भारत में वास्को डिगामा जो आने का क्रम है वो 3 बार आता है। एक पहला आता है वो 20 मई 1498 को, और उसके बाद सेकंड बार आता है 1502 में, और तीसरी बार आता है 1524 में। तो यहाँ पर प्रॉपर हमने मेंशन किया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ये भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन इसलिए है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। बाकी आपको प्रॉपर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपको बहुत इजीली हर एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बहुत इजीली समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो पुर्तगाल से आने वाला पहला यूरोपीय था वो वास्को डिगामा था, जो एक व्यापारी था। तो इसके बारे में यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है कि वास्को डिगामा जो है वो इंडिया यानी कि भारत में 3 बार आता है। 1498 में आता है, 1502 में आता है और 1524 में आता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना था। और यहाँ पर ये भी पॉइंट मेंशन है कि वास्को डिगामा जो आता है पहली बार 20 मई 1498 को, तो भारत से जब व्यापार करता है यानी कि किसके लिए आता है व्यापार करने, तो यूरोप में जो था, जैसे हमारे यहाँ हर समय यानी कि जो रेनफॉल होता है यानी कि वर्षा होती है, तो यूरोप में जो होता है वहाँ पर स्नोफॉल होता है यानी कि बर्फबारी होती थी।
जिसके कारण वहाँ की जमीनों पर बर्फ जम जाता था। तो बर्फ जमने के कारण वहाँ पर किसी भी तरीके से फसल को वो लोग नहीं उगा पाते थे और जीवित रहने के लिए उनको भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन उनके पास तब लिमिटेड था, क्योंकि मांस खाकर ही वो जीवित रहते थे। तो अपना जीवन यापन करने के लिए वो इंडिया यानी कि भारत से मसालों का व्यापार करना चाहते थे। लेकिन वो मसालों का व्यापार करने के लिए फिर क्या करते हैं, भारत के समुद्री मार्ग को खोजते हैं। और भारत के समुद्री मार्ग को खोजने वाला पहला व्यापारी आपका वास्को डी गामा था, जो पुर्तगाल से निकलता है, केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के समुद्री मार्ग को खोजता है। और वास्को डी गामा भारत में आने वाला पहला क्या था, व्यापारी था, जो पहली बार में 60 गुना लाभ कमाया था। तो भारत में वो कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में, कब कब आता है। तो पहली बार आता है 20 मई 1498 को, और दूसरी बार आता है 1502 में, और तीसरी बार आता है 1524 में। तो इस तरीके से जो वास्को डी गामा है उसके इंडिया में आने का ये एक क्रम है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने आपको, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत में अपना किस स्थान पर प्रथम कारखाना, यानी कि जब समय के साथ पुर्तगाली इंडिया में आने लगे, यानी कि भारत के समुद्र मार्ग की खोज तो पुर्तगाल का एक जो व्यापारी था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जब उसने कर दिया तो पुर्तगाल से अलग अलग पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए फिर इंडिया में आने लगे। तो जब उनके यहाँ से लोग आने लगे तो उन्होंने अपना एक कारखाना भी भारत में स्थापित किया। तो उनका जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित हुआ, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है, बट जैसे पहला आपका है कोचीन, सेकंड है आपका तमिलनाडु, और थर्ड है आपका हिमाचल प्रदेश, और फोर्थ है आपका पुर्तगाल। तो यानी कि जो पुर्तगालियों का भारत में प्रथम कारखाना हुआ वो कोचीन में 1503 में उन्होंने अपना पहला कारखाना या फैक्ट्री इंडिया में स्थापित किया। ये आपको क्लियर होना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनेंगे तो इनको आप बहुत इजीली कर पाएंगे। बस फोकस अपना सामने रखना, बहुत इजीली इन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। जब एग्जाम में बनेंगे या कोई और भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको जब प्रॉपर समझ रहेगा और आपका फोकस सामने रहेगा तो बहुत लंबे समय तक आप इन क्वेश्चन को लर्न कर पाएंगे, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप पेशेंस से इनको बहुत इजीली समझकर कर सकेंगे। एंड बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। एंड ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर कौन हुआ। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपका सीधा एग्जाम में पूछेगा कि जो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर हुआ वो कौन है। तो 4 ऑप्शन है, एक पहला आपका है अल्मीडा, सेकंड है आयरकूट, और थर्ड है आपका इस्माइल आदिल शाह, और फोर्थ है आपका यूसुफ आदिल शाह। तो यानी कि जो पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर हुआ वो है आपका अल्मीडा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अल्मीडा जो है वो भारत में पुर्तगालियों का पहला क्या हुआ, एक गवर्नर हुआ, क्योंकि जो वास्को डी गामा था वो भारत में आने वाला पहला व्यापारी था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको ये क्लियर रहेगा तब आप एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट वास्को डी गामा को ही समझ पाते हैं कि वो ही भारत में आने वाला पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। तो गवर्नर नहीं था, वो केवल व्यापार करने के लिए इंडिया में आया था। लेकिन समय के साथ जब अलग अलग पुर्तगाली इंडिया में व्यापार करने के लिए आएंगे तो उनका एक गवर्नर भी होगा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया उसी तरीके से उन्होंने अपना एक समय के साथ जब वो आने लगे तो उनका एक गवर्नर हो गया। तो वो गवर्नर कौन था, तो अल्मीडा। और अल्मीडा फेमस है अपनी एक नीति के लिए जिसका नाम क्या है, तो वो है ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी कि अल्मीडा ने एक पॉलिसी शुरू किया था, वो किस लिए शुरू करता है, अब इस पॉलिसी के बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा। और अल्मीडा ने क्या क्या किया था इसके बारे में आपको बहुत इजीली समझना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि पुर्तगालियों का भारत में जो प्रथम गवर्नर हुआ था वो अल्मीडा हुआ था। अब इसके बारे में प्रॉपर आपको तो बात कर लेते हैं। अल्मीडा ने जो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर होता था उसने क्या क्या नीतियां अपनाई थी उनके बारे में आपको मेंशन है कि अल्मीडा ने
नीति शुरू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम शांत जल की नीति भी कहते हैं। यानी कि इस तरीके से उसने नीति शुरू की थी। वो किसके लिए शुरू किया था? तो अल्मीडा ने जो इस नीति को शुरू करने का उसका उद्देश्य क्या था, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि इस नीति को शुरू करने का उसका यही एक उद्देश्य था कि शांत जल की नीति का उद्देश्य था कि जो हिंद महासागर में अन्य देशों को भारत में ना आने दे। यानी कि जो पुर्तगाली लोग थे वो चाहते थे कि वो ही इंडिया से केवल व्यापार करें, ताकि वो यहाँ के मसालों को यूरोप में बहुत ही आसानी से उनको बेच सके और अधिक लाभ कमा सके, ये उनका उद्देश्य था। तो इस तरीके से अल्मीडा ने अपनी नीति को शुरू किया था, ताकि वो चाह रहा था कि जो शांत जल की नीति का उद्देश्य था कि हिंद महासागर में अन्य देश को भारत न आने दे। यानी कि जो हिंद महासागर में उसने एक नेवल फोर्स का क्या किया था, निर्माण किया था। उसी को ही हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं या शांत जल की नीति। और यह नीति कुछ दिनों तक उसकी थी। जैसे जैसे समय के साथ और यूरोपीय भारत में आने लगे, तो इस नीति को उसने, यानी कि वो लोग लड़कर इस नीति को समाप्त कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों तक ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्मीडा ने बहुत ही आसानी से उसको मैनेज किया था। यानी कि उसको उसकी नीति ये चल रही थी, क्योंकि जो अन्य देश के लोग हैं उनको भारत में नहीं आने दे रहा था। तो लेकिन समय के साथ इस नीति को समाप्त कर उठा, क्योंकि और जो यूरोप से आने वाले लोग थे, जैसे डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, तो समय के साथ जब आएंगे तो इस नीति को समाप्त करेंगे तभी आ पाएंगे। तो ये इसकी नीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद भी इंडिया में आते हैं। वो कौन होते हैं? तो वो थे आपके जो आने वाले होते हैं वो डच होते हैं। तो उनके बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको इसकी नीति के बारे में प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप अल्मीडा की नीति को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं, 20 मई 1498 को आया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि जो वास्को डी गामा है वो कालीकट 20 वर्ष 1498 को कालीकट आता है। लेकिन जो कालीकट आता है तो वहाँ कोई ना कोई उस समय वहाँ का शासक होगा, उसके बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा कि जो कालीकट का उस समय स्थानीय शासक कौन था, ये आपको प्रॉपर समझना होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में मेंशन कर सकता है। तो उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था। तो 20 मई 1498 को इंडिया में वास्को डी गामा आता है। तो बात कर लेते हैं कि इंडिया में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से, इनका कर्म क्या है, ये यहाँ पर मेंशन है। तो इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली में आता है, यानी कि पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद आएंगे डच आएंगे, एंड उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद डेनिश आते हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि जो कालीकट का स्थानीय शासक कौन है। तो कालीकट का जो स्थानीय शासक है वो जमोरिन है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कालीकट में ही आता है वास्को डी गामा 20 मई 1498 का। तो जो कालीकट में वो आता है तो वहां पर कोई ना कोई उसका शासक होगा। तो वहां का जो शासक था वो जमोरिन था। और यहाँ पे ये भी पॉइंट मेंशन है कि जमोरिन किस राजा के अंतर्गत था। तो जमोरिन जो था वो विजयनगर साम्राज्य के राजा इमादी नरसिम्हा के अंतर्गत क्या था, सेवारत था। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आने वाला जो वास्को डी गामा पुर्तगाली था, उनसे संबंधित यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन संभव थे वो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। दूसरा है अल्मीडा, तीसरा है आयरकूट, फोर्थ है अल्बुकर्क। तो यानी कि भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अल्बुकर्क क्या है, पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरीके से जो भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, उनमें सबसे पहले समुद्र मार्ग से भारत से व्यापार इस संबंध स्थापित करने वाला पहला कौन था? तो वो पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बस आप फोकस सामने रखना, तब जाकर आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से पैटर्न वाइज आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे।
तो फोकस सामने रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना होगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके और आने वाले एग्जाम को बहुत इजीली टारगेट कर सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन भी किया है कि जो भारत की राजधानी का नाम क्या है। तो जो भारत की राजधानी है उसका नाम नई दिल्ली है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मेंशन किया है कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये सभी पॉलिटी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा नंबर ये भी आपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि जो आपका ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल जो बनवाया था वो आपका शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सीधे एग्जाम में बनने वाले ये क्वेश्चंस हैं। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि जो हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं वो कौन है। वो आपके एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के भारत के जो हैं वो जनक हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल इस तरीके से आप इन 4 क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से इन क्वेश्चन को भी सेट किया है क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। वो इजी एंड हार्ड दो तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। तो आपको फोकस सामने रखना होगा चाहे वो इजी हो या हार्ड। आपको तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि ये टॉपिक आपका इजी है। कभी कभी आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनते हैं लेकिन एग्जाम का प्रेशर होने के कारण आप इजी क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर देते हैं। तो इन गलतियों से बचें, तब जाकर आप बहुत इजीली सेलेक्ट हो पाएंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। एंड उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेंशन किया है इस तरीके से। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो आपका राष्ट्रगान होता है यानी कि जो जनगण मन है उसके जो रचयिता कौन है वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 में। तो 2025 में भारत में 28 राज्य यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चंस, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। एंड उसी प्रकार 7th नंबर ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ है। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन में मेंशन किया है। इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको फोकस से समझना। उसके बाद ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि जो आपका राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आम यानी कि जो मैंगो होता है वो राष्ट्रीय फल है कहाँ का, इंडिया का, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जो फल है वो मैंगो है। एंड उसी प्रकार 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मेंशन किया है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय पुष्प है आपका यानी कि जो राष्ट्रीय फूल है वो आपका कमल है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 11th नंबर क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार वो आपका राजस्थान है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड उसी प्रकार आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है वो गोवा है। एंड 12वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन 12 क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि एंड उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। तो भारतीय जो संसद है उसमें सदन जो है आपके वो 2 सदन होते हैं। एक तो होता है आपका लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सीधे एग्जाम में।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में आपके दो कैटेगरी आती हैं, एक होता है नेवी एमआर और एक होता है एयरफोर्स वाई ग्रुप। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है। आप एनडीए की एग्जाम में देखेंगे, वहां भी आपके जीके बनते हैं, तो इसी तरीके से बनेंगे। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि जिस एग्जाम में भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस बनेंगे, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको फोकस्ड हमेशा सामने रखना होगा, यानी कि अगर आप फोकस सामने रखेंगे तो आप बहुत ही इजीली उस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इसमें बोला है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपके थे लॉर्ड विलियम बेटिक जो था, वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड उसी प्रकार सेकंड मेंशन है, ये भी अपने आप में खास क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि 1857 यानी कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो मेरठ से हुआ। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो आपका अशोक सम्राट थे वो किस वंश के शासक थे। तो वो मौर्य वंश का जो शासक था वो अशोक था। ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में भी सीधा क्वेश्चन बनता है। आप जब प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर समझ आ जाएगा कि इसी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन के लेवल को इजी या हार्ड दोनों रख सकते हैं। लेकिन आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन के बारे में समझ होना चाहिए। क्वेश्चन इजी है फिर भी आपको उनको बहुत ही फोकस के साथ समझना होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको आते रहते हैं फिर भी वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको एग्जाम में, इन गलतियों से बचेंगे तो आप बहुत इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा। ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास है। इसमें मेंशन किया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 यानी कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन, जो कि ये भी अपने आप में खास है, कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसका पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगला आपका है 6 नंबर। इसमें बोल रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था आपका, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये यहाँ पर आप ये भी समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला एग्जाम में ये भी बन सकता है। तो इसमें मेंशन किया है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से क्या है, संबंधित है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार आठवां क्वेश्चन अपने आप में खास क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी जो महाराज थे उनका राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन मेंशन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 1942 में महात्मा गांधी ने जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके लिए इस आंदोलन को चलाया था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये 9 क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इनको आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें।
उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 10th नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है आपसे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की, यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह को सबसे पहले बिहार राज्य में कहाँ पर किया था? चंपारण में। 1917 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण, जो कि बिहार राज्य में है, 1917 में शुरू किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछे वाला, यानी कि जो पूछे गए क्वेश्चन है उनमें ये क्वेश्चन आता है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 11th नंबर क्वेश्चन जो है वो भी अपने आप में बहुत खास है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना वो है गंगा नदी। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे और इससे प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया वो भी आपकी क्लियर होंगे। तो आप जरूर, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना होगा कि आपको क्लास कैसे लगा। आपको अगर क्वेश्चन इजी लगे हों तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको इस क्लास से क्या सीखने को मिला और आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं तो इसी लेवल के क्वेश्चन के बारे में हम आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन जो है वो भी अपने आप में खास क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका कंचनजंगा वो है पर्वत, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की श्रेणी में आता है। तो ओवरऑल इन क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। एंड उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो जो कावेरी नदी है वो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु दो एक ऐसे राज्य हैं जहां पर कावेरी नदी बहती है। उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन जो है अपने आप में खास क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो आपका थार मरुस्थल है वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 15 नंबर जो है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो जो भारत की सबसे लंबी झील है वो आपका वेबनाड झील, जो कि किस राज्य में है? वो केरल राज्य में है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो इस तरीके से ओवरऑल यहाँ तक आप बहुत इजीली समझ गए होंगे और ये 15 नंबर क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो आज के इस सभी क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। बस फोकस आपको हमेशा सामने रखना। किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझना है तो फोकस जब आपका सामने रहता है तो उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चन को देखकर भी बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो किस तरीके से है उनको आपको समझना होगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान। लेकिन यहीं पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको सिमिलरली हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर एक नहीं पूछता है तो दूसरा जरूर पूछता है। अगर सबसे बड़ा पूछेगा या छोटा, दोनों आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि भारत में जो आपका कॉफी उत्पादन पहला स्थान किस राज्य का है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे आगे है? तो जो राज्य है वो आपका कर्नाटक राज्य में भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर कॉफी उत्पादन के लिए पहला माना जाता है इसका स्थान, वो है आपका कर्नाटक राज्य में। आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला 18 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? जो आपकी नदी है वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से सुंदरबन डेल्टा जो है उसका निर्माण होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के क्या होता है, इन्हीं दोनों नदियों से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो आई होप आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन को
बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है नर्मदा यानी कि जो नर्मदा नदी है किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है आपका वो पश्चिम दिशा में बहती है। ये भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है कि जो नर्मदा नदी की दिशा है वो किस दिशा में है? तो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में है। एंड उसी प्रकार 21st के बारे में बात करें तो 21st यहाँ पर मेंशन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है स्टेपिस। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 22 में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है, ये भी आपका बहुत इजीली है लेकिन बहुत इजीली आपको समझ आना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश यानी कि पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य यानी कि प्रकाश को अर्थ यानी कि पृथ्वी तक पहुंचने में। तो ओवरऑल आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। बस फोकस्ड आपको सामने होगा, यानी कि अगर आपका फोकस सामने रहेगा तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन को समझ ना सके। बस आप फोकस रखना तो आप बहुत इजीली टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। उसी प्रकार अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है कि जो आपका विद्युत धारा की इकाई होती है वो एम्पियर होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार और इसके आगे अगर बात करें तो अगला ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर के पिता होते हैं वो होते हैं चार्ल्स बेबेज, इनको कंप्यूटर का पिता यानी कि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्लास इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके साथ फोकस अपना सामने रखना बहुत। एंड उसके बाद आज का पहला क्वेश्चन इसमें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। मेंशन है कि संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का स्टेट यानी कि राज्य है? ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे एग्जाम में पूछेगा कि संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है। तो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि इन पांचों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 की प्रस्तावना में जोड़ा गया या संशोधित किया गया था। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो पांचों पॉइंट्स मेंशन है कि संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इनको संविधान सभा में 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में इसको जोड़ा या संशोधित किया गया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन किया है। इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो बहुत इजीली आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। एंड बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका और इम्पोर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि संविधान किसने बनाया है, यानी कि संविधान को किसने बनाया है। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर। एंड उसके बाद सेकंड नंबर है, इसमें मेंशन है कि संविधान किसने बनाया। तो भारत का जो संविधान है उसको संविधान सभा ने बनाया था। और यहाँ पर ये भी पॉइंट है कि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, जबकि इसकी ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। जो पॉलिटी के क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है और इनका रिवीजन जरूर करते रहना। फोकस अपना 100% सामने रखना, तब और बेहतर इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और खास क्वेश्चन है। फोकस सामने रखना, बहुत इजीली लास्ट तक हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एंड उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछी जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति यानी कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो इसमें मेंशन है पहला पॉइंट कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, जिसमें पॉइंट ये भी मेंशन है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो संसद होता है उसमें दोनों सदनों के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसका तीसरा पॉइंट ये मेंशन है कि राज्य
और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, मतदान करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। पहला पॉइंट मेंशन है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, मतदान करते हैं। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार फोर्थ है, मेंशन है कि पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है। अब इसके बारे में प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड उसके बाद फोर्थ है, पंचायती राज प्रणाली की समिति की सिफारिश किस पर आधारित है, तो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इस प्रणाली की सिफारिश की थी। ये आपको समझ हो गया होगा। एंड पांचवा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद का सर्वोच्च नियंत्रण साधन कौन सा है। तो संसद का जो सर्वोच्च नियंत्रण साधन है वो आपका क्या है, तो ये भी आपका पॉइंट यहाँ पर मेंशन है कि धन विधेयक पर नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव संसद की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ आप ये भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार 6 नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन है कि योजना आयोग की जगह कौन सा नया निकाय बना, तो उत्तर हो जाएगा आपका नीति आयोग, जो 2015 में बना। आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 7वां क्वेश्चन आपका और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मेंशन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन इसमें मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या, उसके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या होती है उसमें जो जज होते हैं उनकी संख्या होती है 34, यानी कि 34 मुख्य न्यायाधीश सहित होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 9th नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो यानी कि जो जीएसटी है आपका वो यहाँ पर मेंशन है प्रॉपर इस तरीके से। जो जीएसटी है वो आपका एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जीएसटी होता है इसके बारे में आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी भी वस्तुओं और सेवाओं पर इसको हम लगाते हैं, वो आपका जीएसटी होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपका फोकस सामने रहेगा तो अंत तक हर क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आपके पीवाईक्यू से छपे हुए क्वेश्चन है। तो आप इनका रिवीजन जरूर करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर है। इसमें मेंशन किया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जो जनक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एंड उसी प्रकार आपका 11th नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है, तो सूर्य की जो रोशनी है उससे विटामिन डी मिलता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 12वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। एंड उसके बाद 12वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। 1 रुपए का नोट को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपए का जो नोट होता है उसे भारत सरकार क्या करती है, जारी करती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 13वां क्वेश्चन आपका है कि जीडीपी का पूर्ण रूप से नाम क्या होता है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये होता है जीडीपी का फुल नेम। लेकिन ये क्या होता है, तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेंशन है कि भारत में संसद के कितने सदन है। तो भारत में जो संसद है उसमें 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो भारत में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार 15 नंबर है, इसमें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो आपका कमल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है। तो हो जाएगा आपका भारत, यानी कि इंडिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो ओवरऑल आप इस तरीके से 16 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, इसमें मेंशन किया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है। तो दीर्घ वृत्ताकार का पथ पर क्या होती है, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है, ये आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एंड 19 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें मेंशन किया है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि इसमें मेंशन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आपका 1951 में हुआ था। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ओवरऑल इस तरीके से आप यहाँ तक बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि शून्य का आविष्कार किसने किया। तो शून्य का आविष्कार करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आर्यभट्ट, उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया। उसी प्रकार भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। एंड उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड भूकंप को मापने वाला यंत्र कहलाता है आपका जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, कि जो भूकंप होता है उसको मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। एक यंत्र होता है जो भूकंप को मापने में। एंड उसके बाद 27 है, इसमें मेंशन है कि ओजोन परत किससे रक्षा करती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या होती है, रक्षा करती है। एंड उसी प्रकार 28 है, मेंशन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना 1969 में यानी कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो मोर है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेवाओं की यानी कि जो सेनाएं होती हैं उनका कमांडर कौन होता है। तो इंडिया के प्रेसिडेंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कि उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो आर्यभट्ट जो 1975 में क्या हुआ था, आया था, यानी कि इसको भारत में क्या किया गया था। ये जो भारत का पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट 1975 में इसकी खोज हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है। उसी प्रकार सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो लिथियम। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर माउंट एवरेस्ट आपका क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला आपका दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो कैसीन पाया जाता है, आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है आपका राज्य है वो आपका राजस्थान है। उसी प्रकार भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो मेघालय राज्य में
मेघालय राज्य में कौन से स्थान पर होती है? तो मौसिनराम में होता है। उसी प्रकार स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। अमृतसर में कहाँ पर? तो पंजाब में। यानी कि जो अमृतसर है वो आपका पंजाब में है, वहीं पर स्वर्ण मंदिर क्या है? स्थित है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि लोहा में जंग क्यों खाता है? क्योंकि ऑक्सीजन और पानी के ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर क्या होता है? जंग लगता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे। एंड उसी प्रकार भारत का सर्वोच्च सिविल सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो सर्वोच्च सिविल सम्मान है वो आपका भारत का रत्न है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की खोज कब किया गया था? यानी कि किसने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? तो जो आपके एक न्यूटन सर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में एक क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें सही तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को जब देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसी लेवल के आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो फोकस आप सामने रखना, बहुत आसान तरीके से आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बस आप शुरू से अंत तक देखना तो आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से ही है जिसमें बोल रहा है कि भारत में मतदान की आयु सीमा क्या है? तो भारत में जो मतदान यानी कि जो हम वोट करते हैं उसकी आयु सीमा है 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से हम किसी भी यानी कि जो वोट पड़ता है यानी कि मतदान देने का आपको अधिकार मिलता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है, बोल रहा है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो संविधान के जनक हैं आपके वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन ये भी अपने आप में खास है। इसमें बोल रहा है कि राष्ट्रपति आपातकाल कब लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं आप। ये आपको समझ हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस फोकस आप सामने रखना। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि लोकपाल का संबंध यानी कि जो लोकपाल का संबंध किससे है? तो लोकपाल का संबंध भ्रष्टाचार से है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार फिर नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी आपका यानी कि जो पांचवा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि सांसद के दो सदन कौन कौन से हैं? यानी कि जो सांसद होता है आपका उसमें दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा का कार्य क्या होता है और राज्यसभा का कार्य क्या होता है? तो ये जो होते हैं वो सदन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो सांसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है एक राज्यसभा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने शब्द हैं? तो जो आपके भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें 85 शब्द यानी कि 85 शब्द हैं। ये आपको क्लियर होने चाहिए। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 85 शब्द हैं। ये भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, बस शुरू से अंत तक आपको फोकस सामने रखना होगा, तब आप लास्ट तक हर क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ पाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां होती हैं, अगर उनमें जीके आएगा तो उनके एग्जाम की पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं देखना आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आपको हर एक एग्जाम की पॉइंट ऑफ से समझना चाहिए, क्योंकि जीके जो होता है वो हर एक एग्जाम में उतने ही मार्क्स का आता है। यानी कि 25 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इसका रहता है टारगेट। किसी किसी एग्जाम में ये ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होता है 25 क्वेश्चन से। तो आपको फोकस सामने रखना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्या है उसके बारे में। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है आपका, जिसमें बोल रहा है कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च पद है वो आपका राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है। एंड उसी प्रकार 8वां क्वेश्चन ये भी अपने आप में मेंशन किया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो
26 नवंबर को संविधान दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं यानी कि मनाते हैं। ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यानी कि जो संविधान का निर्माण कितने दिन लगे थे। तो आपका जो संविधान, आज हम जो संविधान में हर पॉइंट को वहां पर पढ़ते हैं, कौन आर्टिकल किस तरीके से किस भाग में है, तो उसका निर्माण कितने दिन में हुआ था ये आपको समझ होना चाहिए। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 यानी कि 18 दिन में आपका संविधान का निर्माण हुआ था। तो इस तरीके से उसको, उसके जो जनक है उनके बारे में आपको हम इस क्लास में डिस्कस किया है। तो उसके जो जनक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन भी अपने आप में खास है, इसमें मेंशन किया है कि भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई थी। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है, नॉर्मल लाइफ में आप इनका डेली यूज करते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र भी आपका पता होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि आपको क्लियर भी होगा कि जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो H2O। जिसको नहीं पता होगा वो भी सीख जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको नहीं पता रहती हैं तो उनके बारे में आपको समझ होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जिनको पता है सबको पता होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 12th नंबर के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी है वो है जांग की हड्डी, लेकिन उसका नाम क्या होता है तो फीमर। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस के पोर्शन से क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे पॉलिटी के हमने डिस्कस, ये जीएस का चल रहा है। तो इस तरीके से आपका हर तरीके के क्वेश्चन इसमें मेंशन है, आप शुरू से अंत तक रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति यानी कि निर्वात में जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये प्रकाश की निर्वात में गति बोल रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है। तो 365 यानी कि 365 दिन पृथ्वी जो होती है वो सन के चारों तरफ क्या करती रहती है, घूमती रहती है, आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका जो है वो 15 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल होता है, क्यों? क्योंकि जो मनुष्य के शरीर के रक्त लाल होने का कारण है वो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का रंग का जो रक्त होता है वो लाल होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में 2 तरीके के रक्त होते हैं, एक आपका होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि एक सफेद होता है और एक रेड होता है। तो इनके बारे में भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट आपको यहाँ तक प्रॉपर समझ हो गया होगा कि मनुष्य के शरीर का रक्त का रंग जो होता है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का जो रक्त का कलर होता है वो रेड होता है, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 7वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि किस गैस से पौधे भोजन बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन भी अपने आप में खास है। इसमें बोल रहा है कि सूर्य में कौन कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी था, ये आप समझ गए होंगे कि जो आपका सन होता है उसमें मुख्य रूप से 2 गैसेस उपस्थित होती हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, ये आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। एंड उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन अपने आप में खास है, ये भी इसमें मेंशन किया है कि एंड अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो है 18वां क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ बहुत आसान तरीके से समझ के होंगे। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है आप उसको समझना होगा। तो अगला 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है, यहाँ पर मेंशन किया है कि जो बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है। तो
टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनता है, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो ऑक्सीजन, यानी कि जो होता है ओजोन परत वो आपका ऑक्सीजन O3 से ओजोन परत का निर्माण होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 21 है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आपका ठोस में होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपके 21 क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होते हैं। तो ओवरऑल आप इन सभी क्वेश्चन को यहाँ तक बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसमें मेंशन किया है, आपसे पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो जो सबसे हल्की धातु होती है वो आपका पीरियोडिक टेबल का 3rd नंबर जो होता है, यानी कि पहला हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है, तीसरा लिथियम। तो जो सबसे हल्की धातु होती है पीरियोडिक टेबल में, आपको क्लियर हो गया होगा, वो लिथियम होता है। आप पीरियोडिक टेबल के बारे में आप प्रॉपर समझ होगा। इस तरीके से उसका जो तीसरा है वो आपका लिथियम, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और ये सबसे हल्की धातु भी होता है, वो होती है लिथियम। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार 23 के बारे में बात करें, इसमें पूछ रहा है कि पानी कब उबल, यानी कि जो पानी उबलता है उसका बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी आपका उबलने लगता है। ये भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसके बाद 24 के बारे में बात करें तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप जानते होंगे कि किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से आप भूकंप को मेजर करते हैं। ये आपको भूकंप को मेजर करने की जो पैमाना होता है वो सिस्मोग्राफ से आप उसको मेजर करते हैं। तो ओवरऑल 24 क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 26 है, इसमें बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि पृथ्वी पर जीवन किस गैस के बिना संभव नहीं है, तो ऑक्सीजन जो एक गैस है उसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये आपको समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार 27 के बारे में बात करें तो 27 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे जो कठोर पदार्थ है वो आपका हीरा है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा। 28 इसमें मेंशन किया है कि सूरज का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा है। जो सूरज का प्रकाश है वो सौर ऊर्जा है, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसके बाद 29 तक आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, जिसमें कंप्यूटर का मस्तिष्क से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। बस आप लोग अपना फोकस सामने रखना, बहुत इजीली अंत तक बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि भारत के प्रथम, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। एंड उसी प्रकार सेकंड है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि 1857 यानी कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण जो था, उसमें इसमें मेंशन किया है कि जो सैनिक थे उनमें असंतोष था। सैनिकों में असंतोष होने का कारण ये था कि जो कारतूसों में जो कारतूसें थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, इसलिए सैनिकों में असंतोष था। इसीलिए 1857 की क्रांति का यही मुख्य कारण था। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन है कि महात्मा की उपाधि गांधी को किसने दिया था, यानी कि जो गांधी जी थे उन्हें महात्मा की उपाधि देने वाले जो हैं आपके वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला 4th नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है इस तरीके से, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी,
यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने आजाद हिंद फौज को कब बनाया था, तो 1942 में। ये भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपका फोकस सामने रहेगा तो बहुत इजीली इन क्वेश्चन को भी आप समझ जाएंगे। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन है इस तरीके से। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे वो आपके शाहजहां थे, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार छठवां क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 नंबर मेंशन है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो जो अशोक सम्राट थे वो मौर्य वंश के शासक हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इन 6 क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को आप देखेंगे तो आपको फुल क्लियरिटी आ जाएगी, इसी लेवल के आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस मेंशन होते हैं। तो इनके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। अगर आपका फोकस सामने रहेगा तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपका 7th है, इसमें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी जो थे उनका जो जन्म स्थान है वो गुजरात राज्य में हुआ था। और गुजरात राज्य में कौन से स्थान पर हुआ था, तो पोरबंदर में। जो गुजरात राज्य है आपका उसकी राजधानी गांधीनगर है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। यानी कि गुजरात राज्य में पोरबंदर एक स्थान है, वहां पर वहीं पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था, तो मणिकर्णिका, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन है 10th नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें मेंशन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो दिल्ली का जो लाल किला बनवाने वाले हैं वो शाहजहां है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 11th नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ। तो 1857 यानी कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को उठाएंगे तो आपको वहां पर जरूर मेंशन होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो फोकस अपना सामने रखना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम नहीं देखना, आपको केवल देखना है सब्जेक्ट। अगर आपके सिलेबस में जीके है तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। फोकस आप हमेशा हर एक सब्जेक्ट में फोकस आपका सामने रहता है तो बहुत इजीली आप उस टॉपिक को समझ पाते हैं, आपको फुल क्लियरिटी होगी। अगर आप फोकस से किसी भी टॉपिक को समझते हैं तो बहुत लंबे समय तक उनको याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक याद रहेगा तभी आप एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। एंड उसी प्रकार 12वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपका था 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो फ्रांस का, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। उसी प्रकार 14 नंबर है, इसमें मेंशन है कि जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 15 है, इसमें मेंशन है, इसमें मेंशन किया है, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वो आपका हड़प्पा है, ये आपको
क्लियर होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फोकस सामने रहेगा तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इनका रिवीजन करना और फोकस सामने रखेंगे तो बहुत इजीली समझते हुए चलते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इजी एंड हार्ड दो तरीके से डिजाइन होते हैं, बट आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से आपके क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। एंड 16 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें मेंशन है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है। तो यानी कि जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्हें भारत का वृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 17 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये घटना, बहुत ही क्या है भयानक इस दिन हुआ था। ये आपको हिस्ट्री में प्रॉपर समझने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्लास के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इस दिन। एंड उसी प्रकार 18वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो हैं वो आपके राष्ट्रपिता, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो इस तरीके से आप इन 18 क्वेश्चन को यहाँ तक बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। एंड 19 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने ही वंदे मातरम गीत को लिखा था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें मेंशन है कि जो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 है, इसमें मेंशन है, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से और इम्पोर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। एंड सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा वो भी कहाँ का, इंडिया का, तो वो हो जाएगा गोवा। तो ये भी आप बहुत इजीली समझ लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 22 है, इसमें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है, आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 23 है, यानी कि 23 में मेंशन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो महासागर है इस पृथ्वी पर वो है आपका प्रशांत महासागर। ये भी आपको प्रॉपर समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 24 के बारे में बात करें तो इसमें मेंशन है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो आपका बुध जो है एक ऐसा ग्रह है जो सन के सबसे निकट यानी कि पास ग्रह है, वो आपका बुध है। तो इस तरीके से ओवरऑल इन 24 क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपका है। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 के बारे में बात करें तो 25 है, इसमें मेंशन है कि भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की जो राजधानी है वो आपकी नई दिल्ली है, ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो इस तरीके से जो आपकी इंडिया की राजधानी है वो नई दिल्ली है। उसी प्रकार 26 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप 25 क्वेश्चन हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एक क्या होते हैं, सेट में होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियरिटी हो गई कि यानी कि एक सेट आपका 25 तक समाप्त होता है। इस तरीके से 25 क्वेश्चन हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे होंगे, तो आपको पूरा क्लियरिटी आ गई होगी। इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 26 है आपका, इसमें मेंशन है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट, आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से 26 और 25 को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। 27 है, इसमें मेंशन किया है कि नीलगिरी पर्वत
श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में स्थित है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आप इस तरीके से 27 वाले क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला 29 है, इसमें मेंशन किया है कि जो पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वाक स्टॉक स्टेशन, जो कि कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है वो आपका वासस्टॉक स्टेशन है। ये आपको क्लियर होना चाहिए और अंटार्कटिका में ये है। आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान। एंड जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की कुल सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो लगभग 71। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से फोकस सामने रखना। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से इसमें मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है, इसमें बोल रहा है कि जो प्राणी किस विषय के विद्वान थे? तो व्याकरण के हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार सेकंड है, इसमें मेंशन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। ये आपको समझ होना चाहिए। एंड तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो 2061 ईसा पूर्व, यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध को लड़ा था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा था। ये भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931, यानी कि 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई थी। आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें मेंशन किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ तक आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन, शुरू से अंत तक देखना, बहुत इजीली रहेगा। तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। और इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। 11th नंबर क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार होगा वो राजस्थान होगा। अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा पूछेगा तो वो गोवा हो जाएगा। एंड उसी प्रकार 12th नंबर क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेंशन किया है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमुख उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है वो सूर्य के, यानी कि जो सन है उससे सबसे जो नजदीक ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 14 नंबर पे बात करें तो 14 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? तो भूपर पट्टी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें मेंशन किया है कि कौन सा ग्रह लाल रंग का ग्रह कहलाता है? वो मंगल ग्रह को हम लाल रंग का ग्रह कहते हैं। ये आपको क्लियर होगा। तो ओवरऑल आप इस तरीके से सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। फोकस सामने रहेगा तो बहुत इजीली आप जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बहुत इजीली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका रिवीजन।
तो इस तरीके से आप 15 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिस तरीके की क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसी तरीके से बनते हैं। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राक्षस ताल जो कि तिब्बत में है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से सतलज नदी जहाँ से निकलती है उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो अगला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, 17 नंबर है। इसमें मेंशन किया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक राज्य से निकलती है। अगर उसके प्रॉपर नाम के बारे में बात करें तो ब्रह्मगिरी पर्वत से होकर कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, क्लियर होना चाहिए ये भी। एंड उसी प्रकार 18 नंबर है, इसमें मेंशन किया है कि जो ताजमहल है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। तो इस तरीके से आप 18वां क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बढ़े तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में ही थार मरुस्थल स्थित है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे 21, इसमें मेंशन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से तो उम्मीद करता हूँ आप 21 क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका 22 है। इसमें मेंशन किया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, ये आपको समझ होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंशन किया है इस तरीके से 23 है। इसमें मेंशन किया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। एंड उसी प्रकार 24 है, इसमें मेंशन किया है कि जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति किससे पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। जो न्यायिक समीक्षा का शक्ति होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल इन क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ, तो इस तरीके से आप 24 क्वेश्चन तक बहुत इजीली समझ लोगे। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला 25 है। इसमें मेंशन किया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष के लिए होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 26 में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 30 यानी कि भाग जो आपका 3 है उसमें मौलिक अधिकार का इस तरीके से उनके बारे में मेंशन है। एंड उसी प्रकार आपका जो 27 है इसमें मेंशन किया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। उसके बाद 28 है, इसमें मेंशन किया है इस तरीके से बोल रहा है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है, ये आपको समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका ये है। इसमें मेंशन किया है कि अगर आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका ये है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख नगर और नदियाँ। तो इनके बारे में आपको प्रमुख नगर क्या है, जहाँ पर उन नगर के पास कौन सी नदी है, इसके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें जरूर आपको जो प्रमुख नगर हैं उनके पास कौन सी नदी है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो उनके बारे में प्रॉपर आपको समझ होना चाहिए। तो उन्हीं के बारे में आज के इस लेक्चर में हम आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। फोकस सामने रहेगा तो हर क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नगर हैं जिनके पास कौन कौन सी नदी है, उनके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस सामने रखेंगे तो 100% आप हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रमुख नगर कौन है उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर पहला मेंशन है कि जैसे जो आपका दिल्ली है, तो दिल्ली में दिल्ली एक आपका प्रमुख नगर है, यानी कि एक नगर है। वहाँ पर जो नदी है वो है यमुना नदी, ये आपको प्रॉपर समझना था। उसी प्रकार दूसरा है आगरा, तो आगरा में कौन सा, यानी कि आगरा में कौन नदी है, वहाँ पर भी आपका यमुना नदी है। उसी प्रकार
तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरा आता है कानपुर, और कानपुर में आपका गंगा नदी है। तो इस तरीके से ये आपके नगर हैं और उनके पास कौन सी नदी है ये आपको प्रॉपर समझना था। तो जो बहुत इजीली आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से आप इनके बारे में आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा कि जो आपका दिल्ली और आगरा है, यहाँ पर जो नदी है वो यमुना नदी है, दोनों में समान है। लेकिन जो कानपुर आपका एक नगर है वहां पर गंगा नदी है, ये आपको समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला आता है क्या है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे है, तो फोर्थ नंबर भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया है कि जो इलाहाबाद या प्रयागराज है वहां पर गंगा यमुना और सरस्वती, यहाँ पर तीनों का क्या होता है, संगम होता है। तो ये भी आपको प्रॉपर समझना था। उसी प्रकार अगला पूछ सकता है आपसे कि जो वाराणसी है वहां पर कौन सी नदी है, तो वाराणसी में आपका गंगा नदी ही है। उसी प्रकार पटना में भी आपका क्या है, पटना जो है वहां पर भी आपकी गंगा नदी ही है। तो इस तरीके से आपको वाराणसी और पटना आ जाएगा। तो दोनों में यानी कि जो दोनों नगर हैं वहां पर केवल गंगा नदी ही है, ये आपको समझना है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जो कोलकाता है वहां पर हुगली नदी है, और हुगली नदी जो है वो गंगा की शाखा है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो कौन सी नदी, ऐसा ये भी मेंशन कर सकता है जो गंगा की शाखा है, तो वो आपकी हुगली नदी जो है वो गंगा की ही शाखा है, ये आपको प्रॉपर समझना था। उसी प्रकार आपका ये पूछ सकता है कि जो भुवनेश्वर आपका नगर है वहां पर कौन सी नदी है, तो वहां पर महानदी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार अगला आता है कटक जो है, कटक और भुवनेश्वर में सेम है, वहां पर भी आपका महानदी है और कटक में भी आपका महानदी है। तो इस तरीके से ओवरऑल यहाँ तक आप बहुत बेहतर तरीके से हर प्रमुख नगर के पास कौन सी नदी है इसको समझ गए होंगे, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। आपको किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो उसमें जरूर एक दो क्वेश्चन मेंशन होते हैं इस टॉपिक से, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्या है, किस तरीके से उनके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अगला मेंशन है यहाँ पर कि जो अहमदाबाद है वहां पर साबरमती नदी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार आप इंदौर में समझ गए होंगे, इंदौर में आपका सरस्वती और खान नदी है। उसी प्रकार भोपाल जो है, तो भोपाल भी एक आपका नगर है जहां पर कौन सी नदी है, तो यानी कि भोपाल में जो है वो भोजताल झील के किनारे पर यानी जो है भोपाल है, ये आपको प्रॉपर समझना था। उसी प्रकार नागपुर में नाग नदी है। और उसके बाद अगला आता है हैदराबाद में आपका क्या है, तो हैदराबाद में भी यहाँ पर मेंशन है। तो हैदराबाद में आपका मूसी नदी जो किसकी सहायक नदी है, तो वो कृष्णा की सहायक नदी क्या है, मूसी नदी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मूसी नदी हैदराबाद नगर में है और किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसी प्रकार विजयवाड़ा जो है आपका, विजयवाड़ा में कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपका मूसी नदी की सहायक नदी है। तो ये आपको प्रॉपर समझने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। उसी प्रकार अगला आता है जो आपका राजा मुंद्री है, वहां पर गोदावरी नदी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार अगला आता है जो आपका नासिक है, नासिक में भी आपकी गोदावरी है, ये भी आपको प्रॉपर समझना था। और उज्जैन में शिप्रा नदी। तो इस प्रकार आप इन सभी नगर के बारे में समझ गए होंगे जो उन नगर के पास जो नदी है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लेना, जैसे अहमदाबाद जो है एक नगर है, वहां पर साबरमती नदी है। इंदौर भी आपका एक नगर है, वहां पर सरस्वती और खान नदी है। भोपाल में आपका भोजताल झील के किनारे पर है, यानी कि जो आपका भोपाल नगर है। नागपुर में आपका नाग नदी है। हैदराबाद में मूसी नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसी प्रकार विजयवाड़ा में आपका कृष्णा नदी है। राजामुंद्री में आपका गोदावरी नदी है, और नासिक में भी आपका गोदावरी नदी है। उज्जैन में अपन यानी कि जो आपका उज्जैन नगर है वहां पर शिप्रा नदी है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल ये इम्पोर्टेंट जो आपके नगर थे वहां पर कौन सी नदी है इसके बारे में आपको पर बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट जो प्रमुख नगर हैं, उनके नगर के पास कौन सी नदी है, इनसे संबंधित जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आप बहुत इजीली उनको कर पाएंगे।